दोस्तों नमस्कार। सत्ता भी क्या चीज होती है। जब ये फिसलती है तो फिसलते चली जाती है। उस सत्ता को बनाए रखने के लिए ना जाने साम दाम दंड भेद क्या क्या कुछ किया जाता है, लेकिन उसकी एवज में जब ये फिसलना शुरू होती है तो फिर कुछ भी नहीं देखती है। और कमोवेश यही स्थिति मौजूदा राजनीतिक सत्ता की कहीं हो तो नहीं चली है। कल्पना कीजिए कि हजारों करोड़ रुपए उस छवि को बनाने के लिए गढ़ दिए गए इस देश के भीतर, जहां लगने लगे कि यह लार्जर देन लाइफ है। इस देश की सारी विचारधारा, इस देश का कानून, इस देश के भीतर की हर वो परिस्थिति जो नीतियों के आश्रय और गवर्नेंस के आश्रय और शायद संविधान के तमाम पाए या कहें तमाम पिलर्स के मद्देनजर एक वक्त सत्ता के साथ ही दिखाई दे, क्या कुछ नहीं किया गया। 2014 से लेकर 2022 तक 23,000 करोड़ रुपए जिस प्रचार में फूंके गए, इस देश के अखबार हो, इस देश के टेलीविजन हो, इस देश में पब्लिकेशन डिवीजन हो, इस देश में तमाम जगहों पर जो लगने वाली होर्डिंग्स हो, इस देश के भीतर लगभग 250 से ज्यादा योजनाओं का जो ऐलान किया गया और हर योजना के साथ प्रचार और प्रोपेगेंडा कैसे जुड़ता चला गया, यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। लेकिन फिर वही बात, जब स्थितियां फिसलती हैं तो फिसलते चली जाती है और उस मौके पर सत्ता अक्सर अपने आप को फिसलन से रोकने के लिए सामने वाले को कटघरे में खड़ा करने से कतराती नहीं है। कौन है इस देश के भीतर जो प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहा है? कौन है इस देश के बाहर बैठा शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल कर रहा है? किसने ली है सुपारी और कहां से आ रहा है ये पैसा, कहां से आ रहे हैं ये विचार? शायद प्रधानमंत्री इस बात को कहना चाहते हैं। इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने जब जब सत्ता संभाली वो करप्ट हो गए, और करप्ट का आलम यह था कि आज उनसे जुड़े हर दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास है, हर किसी की फाइल तैनात है, वो तैयार है। तो फिर सुपारी कौन ले रहा है और फिर सरकार की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कौन कर रहा है? हमें लगता है कि इस दौर में पहली बार 2014 के बाद 2024 जैसे जैसे निकट आ रहा है, सत्ता को यह महसूस होने लगा है कि इस देश की राजनीतिक जमीन जिन वोटरों के आश्रय खड़ी थी, जिन विचारों के आश्रय खड़ी थी, जिस सोच के आश्रय खड़ी थी, वह संयोग से डगमगाने लगी है। डगमगा इसलिए नहीं रही है कि विपक्ष बड़ा हो चला है, डगमगा इसलिए रही है कि नीतियों की भी एक उम्र होती है अगर उसे लागू ना किया जाए और सिर्फ कहा जाए। हमें लगता है कि सरकार ने जितना खर्च प्रचार और प्रोपेगेंडा पर किया, वह भी भारत के भीतर एक दस्तावेज अपने आप में है। इतना खर्च कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के काल में जितना खर्च हुआ, उससे 2 गुना से ज्यादा खर्चा महज 8 बरस में हो गया। उसके बाद के 2 बरस का आंकड़ा अभी तक सामने आया नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर याद कीजिए जब इकोनॉमिक रिफॉर्म से आप जोड़ना शुरू कीजिए पीवी नरसिम्हा राव इस देश के भीतर में, उसके बाद वीपी सिंह को लीजिए, चंद्रशेखर को लीजिए, उस परिस्थिति में और उसमें आपको आई के गुजराल को भी जोड़ दीजिए, देवेगौड़ा को भी जोड़ दीजिए, और इस प्रक्रिया में आप अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सभी को जोड़ डालिए। आपको जानकर हैरत होगी इस देश में जो प्रचार प्रसार पर खर्च हुआ, इन तमाम शासनकाल के वक्त के प्रचार को भी आप मिला दीजिएगा तो भी इतना खर्च नहीं हुआ। तो यानी छवि गढ़ने के लिए जो खर्च किया गया वह मौजूदा वक्त में कमजोर क्यों पड़ गया है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इसी दौर में लोकतंत्र के वो पाए आपको हो सकता है कमजोर दिखाई दे, हो सकता है आपको मजबूर दिखाई दे, यह भी हो सकता है कि जिसे निगरानी करनी थी वो सत्ता के लिए ढोल पीटते हुए नजर आने लगे। हमें लगता है कि आंकड़ों के लिहाज से अगर समझिए अलग अलग तरीके से जो खर्च पीएमओ का है, जो खर्च केंद्र सरकार का है, जो खर्च इस देश के अलग अलग मंत्रालयों का है, जो खर्च अलग अलग योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द रचा बसा गया, अगर बीते 8 साढ़े 8 बरस के आंकड़े जो मौजूद हैं सबको मिला दीजिएगा
तो 23,000 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी नहीं होती है। अलग अलग मौके पर अलग अलग आरटीआई के जरिए और अलग अलग सवाल जो पार्लियामेंट में उठाए गए उनके जरिए जो भी बातों का जिक्र किया गया उसमें जानकारी हमेशा टुकड़ों में दी गई। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया हर निर्णय इस देश के भीतर एक पत्थर की लकीर की तरह उभर कर आया। अगर आप ध्यान दीजिए तो अलग अलग वक्त में जो कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, हमें लगता है कि अखबार और टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर इसे पहले नजर में पार्लियामेंट में जो कहा गया उससे समझिए, जो सीधे तौर पर सरकार ने माना हां हमने पैसा दिया, तो बरस आप गिनते चले जाइए 2014 से लेकर 2022 तक। हम आपको बताते हैं बरस दर बरस कितना खर्च सरकार ने सिर्फ पीएमओ के जरिए जो नजर आया वह क्या कहता है। 424 करोड़, 508 करोड़, 468 करोड़, 636 करोड़, 429 करोड़, 295 करोड़, 197 करोड़, 179 करोड़, 127 करोड़। यह प्रिंट का सफर है और इसके साथ टेलीविजन को दिया गया विज्ञापन जो सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को गढ़ रहा था, उसमें 473 2014 में और 2022 में 105 करोड़ रुपए। इसके बीच के सफर में चलिए 473 करोड़, 531 करोड़, 609 करोड़, 468 करोड़, 514 करोड़, 317 करोड़, 167 करोड़, 101 करोड़ और 105 करोड़। अब इसके समानांतर आइए जिस छवि को गढ़ने के लिए इस देश की योजनाओं के साथ जोड़ा गया और बार बार प्रधानमंत्री जब ये आकर बताते रहे, देश में नहीं दुनिया भर में घूमते रहे, कोविड काल से ठीक पहले तक चले जाइए, उस पीरियड को याद कीजिए कि प्रधानमंत्री कहां कहां कितनी सभाएं कर रहे थे और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की फहरिस्त में मनमोहन सिंह के 10 साल भी छोटे पड़ गए 2019 तक ही। यानी पहले 5 बरस में प्रधानमंत्री ने जितनी विदेश की यात्रा की उतनी 10 बरस में मनमोहन सिंह ने नहीं की। जितनी सभाएं हुई वो चाहे सिडनी हो, चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो या फिर किसी भी जगह पे आपके जहन में जो आता है उस जगह को अपने साथ टिका लीजिए और कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कितना खर्च इस देश के भीतर में हुआ। उस आंकड़े को जोड़िएगा तो आपके सामने 10,000 करोड़ का एक दूसरा आंकड़ा निकल कर आ जाएगा और योजनाओं के साथ देश के भीतर लगभग 8,000 करोड़ का ये एक अलग आंकड़ा है। कुल मिलाइएगा तो ये 23, 24, 25,000 करोड़ तक की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे वक्त में भारत की राजनीति 2024 के चुनाव की दिशा में जा रही है, जहां पे प्रधानमंत्री की जो अपनी छवि थी वही नीतियों के आसरे, प्रचार पर किए गए खर्च के आसरे, प्रोपेगेंडा और पॉलिसीज के आसरे और इन सब के बीच संघ का कैडर इस देश में चाहे बीजेपी के लिए राजनीतिक कैडर के तौर पर काम कर रहा हो या बीजेपी अपने तौर पर इस देश में जिन चीजों को बता रही और निशाने पर विपक्ष को लेने की दिशा में बढ़ी हो, उन सब से हटकर अगर मौजूदा वक्त में बीते 3-4 महीनों के भीतर इस देश में क्या हुआ है, 2023 में क्या हुआ है, अडानी कांड हुआ। पहली दृष्टि में इस देश के भीतर इकोनॉमिक फंडिंग और कॉरपोरेट के साथ सत्ता की जो गलबहियां थी वह खुलकर सामने आ गई, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर सरकार ने खामोशी बरत ली। यह पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा राहुल कांड के जरिए नजर आया, जिसमें इस देश के भीतर में बड़े बड़े आरोपी पार्लियामेंट में बैठे हों, विधानसभा में बैठे हों, इस देश की कैबिनेट चला रहे हों, जो कानून बनाते हों, उनके ऊपर जो फहरिस्त थी उसके ठीक समानांतर एक मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जेल तक देने की स्थिति और उसके साथ ही संसद सदस्यता रद्द कर देने की स्थिति, सरकारी बंगला खाली कराने तक का निर्देश। मैसेज ये नहीं है कि विपक्ष कितने पानी में है, मैसेज ये है इस देश के भीतर 2014 से लेकर जो सीढ़ी दर सीढ़ी प्रधानमंत्री की छवि गढ़ी गई, क्या मौजूदा वक्त में वह धूमिल हो चली है? यानी जो भी बात कही जा रही थी वह इस देश के भीतर इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि कहा तो जाता था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। क्या वाकई ऐसी स्थिति है?
क्योंकि ध्यान दीजिए, इस देश के गांव को लेकर लगभग 17 योजनाओं का ऐलान और 18वीं योजना सांसद गांव को गोद लें और गोद लेने के बाद उस गांव की स्थिति को ठीक करें। परिणाम आपको शून्य नजर आएगा। इस देश के भीतर में स्मार्ट सिटी शहरों को बनाने की प्रक्रिया, परिणाम लगभग वही 17 योजनाएं स्मार्ट सिटी और उसके इर्द गिर्द शहरों को लेकर, चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे जिंदगी को सहूलियत देने की स्थिति हो, 17-18 योजनाएं, परिणाम आपको शून्य नजर आएगा। इसके भीतर जब घुसिएगा तो फिर अगला सवाल आएगा, जो पढ़ाई कर रहे थे उनकी तादाद देश छोड़ने वाले क्यों बनती चली गई, और स्थिति इतनी बढ़ गई कि एक बरस में 8 लाख से ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए बच्चे देश छोड़कर चले गए। जबकि इसी दौर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसी दौर में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की स्थितियां पनपी, बावजूद इसके छोड़ के चले गए, क्योंकि परिणाम शून्य था। रोजगार को लेकर स्थितियां कितनी नाजुक और किस तेजी से बदहाली की दिशा में चली गई, उसमें संयोग से जो टॉप मोस्ट राज्य है, मार्च के महीने का जिक्र करें तो सबसे ऊपर हरियाणा, सत्ता किसकी है? वहां पर सत्ता बीजेपी की है। दूसरे नंबर पर राजस्थान खड़ा है, सत्ता किसकी है? कांग्रेस की सत्ता है। यानी इस देश के भीतर में कोई राजनीतिक सत्ता हो, अगर वो फेल हो चली है और उस फेल के इर्द गिर्द का ताना बाना अपनी सफलता के साथ देश के प्रधानमंत्री गढ़ रहे थे, और इस वक्त अगर वही फेल नजर आने लगे, तो क्या स्थितियां इतनी नाजुक हो गई है कि देश के भीतर इतना बड़ा वैक्यूम है कि लोगों में निराशा है? मंत्री हो, नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों के भीतर गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ है। ये जानते समझते हुए कि इन सब के बावजूद जगह जगह इस देश के भीतर, चाहे पेट्रोल पंप पर चले जाइए, चाहे किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, घर लौटिए तो टेलीविजन को शुरू कीजिए, मौका मिले तो सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको एक ही चेहरा हर जगह, हर 5 चेहरे के बाद एक चेहरा जो नजर आता है, वो चेहरा उस 5 चेहरों की एवज में कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये 5 चेहरे इस देश के भीतर में जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर के सबसे चमक वाले चेहरे हैं, वह भी हो सकते हैं। इस देश में बॉलीवुड के नायक भी हो सकते हैं। इस देश के भीतर में कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई कलाकार अगर खड़ा हो रहा हो, उस चेहरे को भी जोड़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा अलग अलग योजनाओं के जरिए जो प्रचार प्रसार किया जाता है, उन चेहरों को भी जोड़ लीजिए, तो उसके बाद जो आपको आखिरी चेहरा देश के प्रधान सेवक का नजर आएगा, वह स्क्रीन पर कहीं ज्यादा है, हर चौक चौराहे पर उसकी मौजूदगी ज्यादा है, फिर भी छवि धूमिल हो रही है। इस दौर में पहली बार ऐसा है कि इस देश में सिर्फ एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही लंदन पहुंचे, और जिन्होंने जहां पर जो वक्तव्य दिए उसको लेकर सत्ता कटघरे में खड़ी हो गई। अगर आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में चले जाइएगा तो उस पीरियड में बीजेपी के 6 नेता दुनिया भर में घूम रहे थे, जो 4 लोग खासतौर से दिल्ली में मौजूद थे। और अगर और पहले चले जाइएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी कांग्रेस के नेता बाहर जाते जरूर थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक अकेले राहुल गांधी ने लंदन में जाकर जो जिक्र किया, सत्ता अंदर से इस तरीके से हिल गई कि उसे लगा कि उसकी छवि धूमिल हो रही है। मसला यह नहीं है, सबसे बड़ा मसला यह है कि सत्ता ने कहा कि हम जो अपने आप में कहेंगे वही सबसे मोटी और पक्की लकीर है, उसे आपको मानना होगा। पहली बात यह थी। दूसरी स्थिति थी, हम जो भी ऐलान करेंगे नीतिगत तरीके से, यानी पॉलिसी के तहत, उसको आपको मानना पड़ेगा। और जो इस देश में हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव देखिए मत, जो हम कहेंगे उसे ही आप बताइए। और इसके लिए नीति आयोग की मौजूदगी है इस देश के भीतर। इसके भीतर कमीशन जो है, इकोनॉमिक कमीशन के तौर पर जो प्लानिंग कमीशन के हिस्से में जो काम हो रहा है वह भी है। और इन सब के साथ जो भी अलग अलग आयोग अपने तौर पर काम करते हैं, सबको देखिए और उसी के महत्वपूर्ण स्थितियों में डाटा चुनिए। डाटा भी हम खुद ही बताएंगे आपको कि यह कितनी सफलता है, और गवर्नेंस के तौर तरीके भी हम खुद ही बताएंगे। कौन मंत्री बन रहा है, कौन सा मंत्री जनता के बीच से निकला है या राज्यसभा के मार्फत आया है, वो कितना सफल है, यह भी हम ही बताएंगे। इस देश में कॉरपोरेट के नेटवर्क के जरिए भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कैसे होगी, यह भी हम ही बताएंगे। इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर रिफॉर्म
कि जो मोटी लकीर हम खींच रहे हैं यह भी हम ही बताएंगे। जो मनरेगा का घटला घुपराला जो 10,000 करोड़ का कांग्रेस के दौर में हुआ, इस दौर में तो वह शानदार तरीके से चल रहा है, लेकिन आप वहां मत जाइए, यह मत देखिए कि हमने पैसा कितना कम कर दिया। जो एवरेज दिन थे वह आधे से भी कम हो गए। इससे पहले 54 दिन तक काम मिल जाता था, अब 27 दिन भी काम मिल पाना साल में मुश्किल हो चला है। लेकिन जो हम बताते हैं वही आप बताइए। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में चाहे वो मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, यहां तक कि यूपीएससी के जरिए जो नियुक्ति होती है, हम उसे भी नहीं मानते हैं। हम ही बताएंगे कि दरअसल प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और प्रोफेशनल्स की जरूरत आईएएस के समानांतर कैसे होनी चाहिए, यह भी हम ही करेंगे। और इस पूरे ताने बाने के भीतर हो सकता है हमारी नजर तो जजेस पर भी थी, हम उनकी भी नियुक्ति करना चाहते थे। यह अलग मसला है कि सुप्रीम कोर्ट ही सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन बताना हम ही को था। अब अगर इन परिस्थितियों के भीतर अलग अलग समुदाय क्षेत्र के भीतर, वह हो सकता है दलित हो, वह हो सकता है आदिवासी हो, वह हो सकता है मिडिल क्लास हो, वह हो सकता है डिग्रीधारी हो, वह हो सकता है इस देश के भीतर में अलग अलग फेडरल सिस्टम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समझौते जो होते हैं और उसमें जो पैसा दिया जाता है वह भी हो सकता है। हमने तो यह बताया कि जीएसटी से कलेक्शन कितना बढ़ गया, इनकम टैक्स से कलेक्शन कितना बढ़ गया, लेकिन हमने यह नहीं बताया कि दरअसल टैक्स की मार लोगों पर कैसी पड़ी। हमने यह भी नहीं बताया कि लोग जो भविष्य निधि का पैसा रखते थे उसका भी उपयोग हमने उस कॉरपोरेट सेक्टर की दिशा में कर दिया। जो कॉरपोरेट अपने नेटवर्थ पर ध्यान देता है उसकी नजर अपने प्रॉफिट पर होती है। लेकिन हमने यह नहीं बताया कि इस देश के भीतर की जमीनी हालत किस रूप में विपन्नता की दिशा में ले गई और लोगों के सामने कौन से मुश्किल हालात इस दौर में बनते चले गए, खड़े हो गए। हमने नहीं बताया। हमने तो जो बताया वो सफलता का पूरा एक पराकाष्ठा थी, एक ऐसी पराकाष्ठा जिसमें कोई भी अगर पिन चुभो दे तो मुश्किल हो जाएगी। और संयोग से मौजूदा वक्त में अडानी कांड के बाद की परिस्थितियों ने बीते 2 से 2.5 महीने में इस देश के भीतर जो स्थिति लाकर देश के सामने रख दी, वह जमीनी तौर पर अगर लोगों को परेशान कर रही है और लोग सवाल पूछने को मजबूर हैं कि जनाब आप जो कहते थे उसके तो उलट की परिस्थिति है, तो फिर हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है, तो फिर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो फिर सत्ता में हमें कोई देखना नहीं चाहता है, तो फिर मशक्कत करनी होगी वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, तो फिर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समाज के भीतर उस लकीर को खींचना होगा जिसके जरिए एक वोटर दूसरे वोट की निगाह में शक की दृष्टि को देखना शुरू कर दे। इसीलिए ध्यान दीजिए भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भारत के प्रोफेशनल सेक्टर से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को जो इस देश के भीतर क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को जब आप एक साथ लेकर आएंगे तो अगला सवाल आपके जहन में इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जाएगा, उत्पादन से जुड़ेगा। और जब वह डाटा सामने आने लगा जो डराने वाला है, क्योंकि तुलना अगर दुनिया से हो रही है तो दुनिया के इंस्टीट्यूशंस भी तो बतलाएंगे कि आपकी जीडीपी में क्या सेंध है। आप जो डाटा देते हैं उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिक्र क्यों नहीं है, और 92% अगर असंगठित क्षेत्र के हिस्से की परिस्थितियों को जोड़ दिया जाए तो आपका जीडीपी का डाटा भी कहीं नीचे तो नहीं रेंग रहा है। और जो डाटा आप देते हैं उसके हिसाब से तो आपको विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन आपकी प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, लोग अनाज पर जीने लगे, इस देश के भीतर में राशन कार्ड होना सबसे बड़ी बात होने लगी, इस देश के भीतर में मनरेगा में काम मिल जाए इसकी जद्दोजहद गांव दर गांव बढ़ती चली गई, नौकरी पाने की होड़ में ऐसी होड़ मची कि आरएसएस से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल जाए, कम से कम उनके भीतर आक्रोश ना पनपे, यह स्थिति भी कहीं आकर खड़ी हो गई। अगर इन परिस्थितियों के भीतर कोई भी एक ऐसा सवाल जो सत्ता को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा हो तो सत्ता की छवि धूमिल हो रही है, या फिर यह मैसेज है कि दरअसल हम तो ठीक हैं, हमारे तौर तरीके भी ठीक है, हमारा प्रचार पर खर्च किया गया पैसा भी ठीक है, लेकिन पहली बार
इस तमाम बनती हुई इमारत को स्मारक में बदलने की कौन सोच रहा है? और शायद इसीलिए हमारी नजर सेंट्रल विस्ता पर है, हमारी नजर प्रधानमंत्री के उपयोग में आने वाले हवाई जहाज को लेकर है, हमारी नजर पीएमओ पर होने वाले खर्चे को लेकर है, वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर कारों का फ्लीट चलता हो। गवर्नेंस कैसे बढ़ती चली गई, उस पर खर्चा कितना बढ़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट का बजट 2014 की तुलना में दुगना से ज्यादा हो गया, चुनाव आयोग का बजट दुगने से ज्यादा हो गया। इस दौर में अगर संस्थान जो इस देश की सत्ता के लिए प्रचार का मॉडल थे और प्रोपेगेंडा को चलाने की जमीन तैयार कर रहे थे, उनका बजट अगर देखिएगा, और दूसरी तरफ इस देश में मिडिल क्लास हो, प्रोफेशनल लोग हो, आम जनता हो, सबको एक साथ घोट दीजिए और बनाइए कि नागरिकों की स्थिति क्या रही। उनकी आर्थिक स्थिति 2014 की तुलना करते वक्त अगर आपके पास एक डाटा नया निकल कर आ जाए कि उनके आय के स्रोत कम हो गए, उनकी कमाई कम हो गई, बैंकों में जमा पैसा उनका कीमत जो थी वो घटती चली गई, बैंकों से लगातार आवाजाही जो पैसों की होती है वह ज्यादा कॉस्टली होती चली गई, और इस देश के बैंकों को बर्बाद ही नहीं किया गया। स्थिति पहली बार यह है कि जो प्राइवेट बैंक हैं वह सरकारी बैंकों की तुलना में कम से कम 60% उनकी तादाद कम है, लेकिन काम करने वाले लोग सरकारी बैंकों में घटते घटते 8 लाख से भी ज्यादा कम हो गए, जिनकी संख्या 2014 में लगभग 11-12 लाख थी। इस देश के पीएसयू में जुड़े हुए कर्मचारी जो काम कर रहे थे, उनमें लगभग 4 लाख लोगों की कमी आ गई। ये कौन सी परिस्थिति रची जा रही है जहां छवि का जिक्र हो रहा है? ये कौन सी परिस्थिति रची जा रही है जिसमें हर विपक्ष दल चोर है, इस बात का जिक्र खुले तौर पर हो रहा है? ये कौन सी स्थिति है जिसमें छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए देश की सीमाओं को भी लांघते हुए बताया जा रहा है? आखिर की 3 बातें जो भारत की राजनीति को बदल सकती है या मौजूदा वक्त में सत्ता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। 250 से ज्यादा योजनाओं को लेकर जो प्रचार प्रसार पर खर्च हुआ लगभग 10,000 करोड़ का, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब उनका रिजल्ट नहीं निकल पाया? रिजल्ट नहीं निकलने का मतलब है वो 30% भी पूरा नहीं कर पाए, फेल हो गए। दूसरी बात, इस दौर में जो पैसा ट्रांसफर हुआ कॉरपोरेट के पास, और कॉरपोरेट ने जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए दिया, उसकी संख्या अगर बीते 20 बरस की राजनीति से कहीं ज्यादा है, उतना कभी फंडिंग नहीं हुई, तो यह पैसा कौन दे रहा था, कहां से आ रहा था? या एक साइकिल तो नहीं चल रही थी कि सत्ता उन्हें पैसा देगी, वह सत्ता को पैसा रिटर्न करेंगे? और तीसरी बात, पहली बार जनता के भीतर सवाल है, मजबूरी और मुश्किल यह है कि विपक्ष नहीं, जनता ही विपक्ष के तौर पर खड़ी अगर हो चली है, तो राजनीतिक जो विपक्षी दल है उनकी मजबूरी है कि उन भावनाओं के साथ चलें, अन्यथा वह कभी भी किसी भी रूप में खड़े नहीं हो पाते। पहली बार जनता के भीतर एक धड़कन महसूस की जा रही है। ये सवाल विपक्षी राजनीतिक दलों को खड़ा कर दें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि सत्ता इस दौर में लड़खड़ा रही है और उसकी जुबान अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है, और इसी बात का डर उसे है, अगर ये छवि ढहढहा कर गिर गई तो बचेगा क्या सिवाय अंधेरे के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।